नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बात है अगस्त 2019 की। 370 हटाने और जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय के बाद अमित शाह से जब अखिलेश यादव ने संसद में पीओके के बारे में सवाल पूछा था तो अमित शाह लगभग झूमते हुए बोले थे, जान दे देंगे पीओके के लिए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फिर 5 साल बीत गए, संसद की बहस संसद में रह गई। आया चुनाव तो फिर से अमित शाह को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके की याद आ गई। अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। अकेले अमित शाह ही नहीं, असम में ईडी के डर से राष्ट्रभक्त बने हिमंता विश्वा शर्मा से लेकर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कड़ी निंदा विभाग के केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पीओके का राग ऐसे आलाप रहे हैं मानो बस चुनावी सभा से निकलकर घोड़े पर बैठकर मुजफ्फराबाद पर आक्रमण करने ही वाले हैं। मजेदार है कि पाकिस्तान में भी चुनाव आते ही कश्मीर की याद सबको आने लगती है। वहां भी नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वहां हमारे वाले कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। यह अलग बात है कि इन दिनों महंगाई के खिलाफ बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, गोली चली है, 3 लोग मारे गए हैं और एक पाकिस्तानी ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 यंग एडवोकेट्स कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं कश्मीरी हैं। Schools, businesses and markets remain shut. Activists of the Awami Action Committee or the AAC have been holding peaceful wheel jam and shutdown strikes since May 10th. The protests are a reflection of economic frustrations. खैर, पहला सवाल तो यही बनता है कि शाह साहब 10 साल से सरकार है आपकी, किसने रोका था पीओके लेने से? कांग्रेस बैठी थी आपके पैर छानकर, अखिलेश जी ने रास्ते में साइकिल अड़ा दी थी। हमारे बहादुर सैनिक तो मना ही नहीं कर सकते युद्ध के लिए, तो फिर आपने आदेश क्यों नहीं जारी किया आर्मी को कि आगे बढ़ो और कर लो कब्जा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर? मतलब हम भी गिलगिट बाल्टिस्तान घूम आते। सुना है दुनिया के सबसे सुंदर नज़ारे हैं वहां, आपकी कृपा होती पीओके भारत में मिल जाता तो हमारे जैसे लोग जो पहाड़ों के शौकीन हैं वो एक और पहाड़ देख लेते, गिलगिट बाल्टिस्तान घूम आते। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या भला। असल में इसके 2 हिस्से हैं, नीचे पुंछ से लगा हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद और दूसरा हिस्सा है जो हमारे नक्शे में सबसे ऊपर है, गिलगिट बाल्टिस्तान का। लंबे समय तक तो पाकिस्तान इसे नॉर्दर्न एरिया कहता था, कोई अलग से नाम ही नहीं दिया था। मेरी किताब कश्मीर नामा में एक चैप्टर मैंने इन्हीं दोनों इलाकों पर दिया है और उसका नाम रखा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आजाद या अजाब। हरि सिंह के जमाने में ये उनके राज्य का हिस्सा थे। तो भारत का दावा है कि चूंकि उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र साइन किए थे तो ये हिस्से भी भारत का हिस्सा हुए, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में इनके लिए आज भी सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। दावा बिल्कुल ठीक है और आज से नहीं, नेहरू जी के जमाने से है, ये कोई नया दावा नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के विलय को मान्यता नहीं देता और कश्मीर पर अपना दावा ठोकता है, बदले में हम पूरे कश्मीर पर अपना दावा ठोकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये 1947 से ही, जब से कश्मीर का भारत में विलय हुआ है तब से ही हमारा दावा है, नेहरू जी के जमाने से हमारा दावा है, कोई नई चीज नहीं है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान की तो कहानी ही अलग है। राजा के विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के बहुत पहले अंग्रेजों के नियंत्रण वाले गिलगिट स्काउट के मेजर ब्राउन ने उस इलाके को पाकिस्तान को सौंप दिया। उधर से एक तहसीलदार आया था और पूरा इलाका पाकिस्तान का हो गया। राजा ने विलय किया 26 अक्टूबर को और मुझे लगता है कि 2 नवंबर को पाकिस्तान में उसका विलय घोषित कर दिया गया। राजा ने अपने आर्मी के ऑफिसर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को वहां भेजा था कि वहां की वजारत ले ले, वहां पर कब्जा कर ले, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और महाराजा कुछ नहीं कर पाए। ब्राउन ने अपने काम को सही ठहराने के लिए एक किताब लिखी, द गिलगिट रिबेलियन, और उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट था आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने उसे सितारा ए पाकिस्तान का सम्मान दिया।
तो ये इलाका कश्मीर के भारत में ठीक ठाक तरीके से मिलने से पहले ही पाकिस्तान चला गया और महाराजा हरि सिंह हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। ये कहानी हो गई गिलगिट बाल्टिस्तान की। अब दूसरे इलाके की कहानी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें शामिल है मीरपुर, पुंछ जागीर का एक हिस्सा और उत्तर पश्चिम कश्मीर का एक इलाका। जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। कारण बहुत साफ है, अपना हिस्सा बता देगा तो यूएन में इसे विवादित क्षेत्र कैसे कहेगा। तब तो यह हो जाएगा कि भाई ये वाला कश्मीर आपका और वो वाला कश्मीर इनका, इसलिए उसको आजाद कश्मीर कहता है। यहां पर आपको एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति भी मिलेंगे, लेकिन यहां के संविधान में यानी तथाकथित आजाद जम्मू और कश्मीर के संविधान में लिख दिया गया है कि चुनाव वही लड़ सकता है जो मुसलमान हो, मर्द हो और पाकिस्तान से वफादारी की कसम खाए। यानी जो पाकिस्तान के साथ उसके विलय का समर्थक नहीं है वो वहां चुनाव नहीं लड़ सकता, वहां का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। नीलम नदी जो बांटती है भारत और पाकिस्तान को, उससे निकलने वाली बिजली पाकिस्तान की, लेकिन कहा जाएगा आजाद कश्मीर। खैर, पुंछ की अगर बात करें तो इस इलाके में जागीर गुलाब सिंह के भाई ध्यान सिंह के पास थी। अब महाराजा गुलाब सिंह यानी जम्मू और कश्मीर में डोगरा शासन की स्थापना करने वाले, यानी हरि सिंह जिनको अधिकतर लोग जानते हैं, उनके परदादा 1846 में जम्मू कश्मीर का राज्य उनको मिला था और 1847 से दोनों खानदानों के बीच में मामला बिगड़ गया। दुश्मनी बढ़ी तो कश्मीर ने उस पर कब्जा कर लिया और पुंछ जो पहले एक आजाद स्टेट था वो कश्मीर की जागीर बन गया। अब पुंछ जो है वो ट्रेडिशनली बहुत गरीब इलाका था और वहां सेना में जो भर्ती होती थी वही रोजगार का सबसे बड़ा साधन थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहां से बड़े पैमाने पर 60,000 से ज्यादा युवा जो हैं वो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर लड़ने गए। उन्हीं में से कुछ इंग्लैंड में बस गए और बाकी लौट आए। वो पहले कश्मीरी थे जो इंग्लैंड में, लंदन में जाकर बसे थे। 1946-47 में यहां पर महाराजा के भारी टैक्सेशन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। दरअसल लैंड राइट्स जो थे उनका मामला था। लैंड राइट्स बहुत लंबे समय से किसानों के पास नहीं थे। हरि सिंह ने लैंड राइट्स किसानों को तो दे दिए, लेकिन पुंछ के किसानों को नहीं दिए। वहां पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा लगा दिया और उसको लेके ही एक आंदोलन शुरू हुआ। अब बंटवारे का माहौल था तो महाराजा के सैनिकों ने जब गोली चलाई तो मामले ने हिंदू मुस्लिम मोड़ ले लिया। यह शोर किया गया कि कुछ ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जो सिर्फ मुसलमानों पर लगते हैं, लेकिन यह झूठ था। लेकिन अफवाह एक बार फैल गई तो फैल गई, और जब अफवाह फैली तो जिन्ना का तो खेल हो रहा था। जिन्ना ने खुला समर्थन दिया, मामला बिगड़ता गया और इब्राहिम खान वहां के नेता थे जिनकी लीडरशिप में ये जो आंदोलन था अब एक आर्म्ड रिबेलियन यानी हथियार बंद विद्रोह में तब्दील हो गया। अब जम्मू में बड़ी संख्या में उस टाइम में मुसलमान मारे गए थे। असल में कहा जाता है कि 5 लाख के आसपास मुसलमान या तो जम्मू से भगा दिए गए या मार डाले गए। अब जब भागकर वो इधर आए, उन्होंने सारी कहानी बताई तो माहौल और जहरीला हुआ। सांप्रदायिक दंगे भड़के, यानी मामला बिगड़ता गया। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरी किताब कश्मीर नामा में पढ़ लीजिए। वीडियोस की एक लिमिट होती है, उतना ही बताऊंगा। यहां महाराजा से कुछ संभल नहीं रहा था, लेकिन सपना देख रहे थे आजाद डोगरिस्तान का। उनके एक गुरु थे जो तांत्रिक थे, उन्होंने कहा था कि आप आजाद डोगरिस्तान के महाराजा बनेंगे। तो वो सपना देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह और इधर हिमाचल के कुछ इलाकों को मिलाकर एक आजाद डोगरिस्तान बनाएंगे। इसीलिए ना हिंदुस्तान में मिलने की बात कर रहे थे, ना पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहे थे। एक स्टैंड स्टिल समझौता उन्होंने पाकिस्तान को भी भेजा और भारत को भी भेजा कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। तो आधे इलाके में स्थिति यह हुई कि पाकिस्तान का डाक और तार विभाग पहले की तरह एक्टिव रहा। भारत की नीति थी कि स्टैंड स्टिल समझौता नहीं करेंगे, आप हमारे साथ विलय कीजिए। समझाने के लिए माउंटबेटन पहुंचे तो माउंटबेटन से उन्होंने बहाना बनाया कि मेरे पेट में दर्द है। वो ना हिंदुस्तान से मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। इस बात को नोट करना चाहिए कि इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो जम्मू और कश्मीर इसका हिस्सा नहीं थे।
उसके बाद जैसे हालात बने उसमें नेहरू बार बार यह बात कह रहे थे कि पाकिस्तान हमला कर सकता है कश्मीर पर, लेकिन यह सुन के आपको आश्चर्य होगा कि सरदार पटेल उस वक्त कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनके जो सेक्रेटरी हैं वीपी मेनन, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि हमारे हाथ भरे हुए थे और कश्मीर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब भारत से विलय के जो इकलौते समर्थक थे शेख अब्दुल्ला, वो महाराजा की जेल में थे। माउंटबेटन का मैंने बताया कि वो चाहते तो ये थे कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन जब मिलने गए तो हरि सिंह उनसे मिले ही नहीं, पेट दर्द का बहाना बनाकर टाल गए। अगर उसी वक्त हरि सिंह ने यह फैसला ले लिया होता कि वो हिंदुस्तान से मिलेंगे, तो ना तो कोई कश्मीर समस्या होती, ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज इसलिए है क्योंकि हरि सिंह ने 15 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक जम्मू और कश्मीर को आजाद रखा। यह वही पीरियड है जब पाकिस्तान से हमला हुआ। अब जिन पुंछ विद्रोहियों का मैंने नाम लिया, पुंछ के जिन विद्रोहियों का इब्राहिम खान और बाकी सारे लोग थे, इन्हीं की मदद के नाम पर पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा। यह मैं अपनी किताब में साबित कर चुका हूं कि कबायलियों का तो नाम था, उनकी आड़ में अपनी सेना भेजी। अब जब सेना आई तो महाराज हरि सिंह ने खुद मुकाबला करने की कोशिश की। कबायली सर पर चढ़ाए, तब होश आया कि भारत की सहायता के बिना काम चलने वाला नहीं। 25 मील रह गए थे सिर्फ वो कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से। लाइट्स उन्होंने काट दी थी और अगर माल के बंटवारे के लिए और ईद मनाने के लिए 2-3 दिन टालने की बात नहीं होती तो शायद उनका कब्जा पूरे कश्मीर पर हो गया होता। खैर, उन्होंने चिट्ठी लिखी दिल्ली, तो नेहरू और पटेल ने साफ किया कि विलय के बिना कोई मदद नहीं हो सकती, यानी पहले हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, उसके बाद हम मदद करेंगे। अब शेख को उन्होंने इसी बीच में रिहा कर दिया। जब शेख को रिहा किया तो वो अपने साथियों के साथ मोर्चे पर डट गए। जम्मू कश्मीर डिफेंस कमेटी बनाई गई जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब शामिल हुए। 26 अक्टूबर को महाराजा अपना सब साजो सामान लेकर 10-12 मिलिट्री ट्रक्स में सामान भर के अपना सारा माल असबाब, यहां तक कि कश्मीर के कोटे का पेट्रोल लेकर भी जम्मू निकल लिए और फिर कभी कश्मीर नहीं लौटे। 26 अक्टूबर को ही मेनन विलय पत्र लेकर जम्मू पहुंचे, साइन हुए और उसके तुरंत बाद भारत की सेना को वहां भेजा गया। और जब भारत की सेना वहां पहुंची तो कबायली बारामूला से आगे बढ़ रहे थे, कश्मीर की लाइट कट चुकी थी और शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों ने सैकड़ों टार्च की लाइट में भारतीय सेना के जहाज को उतारा। कमाल यह है कि आज शेख अब्दुल्ला को बीजेपी वाले बदनाम करते हैं। इधर ठीक इसी समय इब्राहिम खान और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उस इलाके को आजाद कश्मीर घोषित कर दिया ताकि दावा कर सकें कि महाराजा के विलय के पहले ही वे आजाद हो चुके थे पाकिस्तान, इसीलिए आज तक यही नाम इस्तेमाल करता है। अब भारतीय सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में उसको लड़ने का अनुभव नहीं था, जबकि पाकिस्तानी सैनिक उसी इलाके के थे। फिर भी घाटी पूरी खाली करा ली गई, बारामूला पे कब्जा हो गया, बाकी सारे घाटी के कश्मीर वैली के जितने इलाके थे सब पर कब्जा कर लिया। इधर पुंछ के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। शेख के लोग भी पूरी बहादुरी से लड़े और इसका उदाहरण मैं एक किस्से से सुना रहा हूं। किस्सा है 19 साल के मीर मकबूल शेरवानी का। बारामूला में जब कबायली पहुंचे तो शेरवानी ने उन्हें उलझाने का खेल खेला। एक तरफ लोगों में उत्साह भरता रहा कि भारतीय सेना आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कबायलियों से दोस्ती कर ली। अब जब भारतीय सेना आई तो कबायलियों को गलत रास्ते पर भटका दिया और एक एक करके 3 बार कबायलियों के छोटे छोटे ग्रुप्स को भारतीय सेना से पकड़वा दिया। लेकिन कबायलियों को शक हो गया और चौथी बार जब वो यही कोशिश कर रहे थे तो पकड़े गए। बारामूला के चौराहे पर राइफल की बट से उनको पीटा गया और कहा गया कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ही कश्मीर के लिए, मुसलमानों के लिए सही जगह है। उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया और उसके बाद कबायलियों ने उनके दोनों हाथों में कील ठोक दी, माथे पर टीन के पत्थर पर लिखवा दिया, एक गद्दार की सजा मौत है। ईसा मसीह की तरह शेरवानी शहीद हो गए। मुल्कराज आनंद जो हमारे बड़े नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक नावल लिखा, डेथ ऑफ अ हीरो।
मकबूल की कहानी बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला के लोग किस बहादुरी से लड़े थे। ये वो दौर था जब भारतीय सेना एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में दहाड़ रहे थे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली उन्हें गद्दार कह रहा था और दिसंबर का महीना कश्मीर के हालात को और मुश्किल कर रहा था। उसी दौरान पटेल ने एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि अगर ये लड़ाई और लंबी चली तो हमारा खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये समझना आसान नहीं है कि मेजर थिमैया जो हमारे लीडर थे वहां पर, उनके जैसे दक्षिण भारतीय के लिए ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी जिन्होंने कभी बर्फ देखी ही नहीं थी। जबकि पाकिस्तानी सेना एक तो मीरपुर जैसे इलाकों में उनका लोकल सपोर्ट था, दूसरे उसके सैनिक उन्हीं इलाकों से थे, वो ऊंचाई वाले इलाकों में थे। फिर भी भारत ने लेह, लद्दाख, कारगिल, पूरी कश्मीर घाटी, जम्मू और पुंछ के कस्बे पर कब्जा कर लिया, जो बहुत बड़ी सफलता थी। 31 दिसंबर 1948 यानी 31 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम की घोषणा हुई और इस लाइन का नाम दिया गया सीज फायर लाइन। मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका था। संयुक्त राष्ट्र की डिटेल्स मैंने अलग से कई वीडियोस में दी हैं, इसलिए यहां पर बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा। बस इतना कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कभी इस बात से समझौता नहीं किया कि पूरा कश्मीर हमारा है। आज जो दावा अमित शाह कर रहे हैं कि पीओके हमारा है, वह इसलिए ही कर पा रहे हैं कि नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में कभी पाकिस्तान की चलने नहीं दी और पूरी ताकत के साथ यह कहा कि पूरे कश्मीर पर भारत का हक है। हालत यह थी कि उन्होंने कहा चाहो तो रेफरेंडम करवा लो, लेकिन किसी अमेरिकी के अंडर में नहीं होगा। अब जब नॉन अमेरिकी के अंडर में रेफरेंडम की बात आई तो पाकिस्तान पीछे हट गया। यानी उस जमाने में नेहरू जानते थे कि कश्मीर के लोग हमारे साथ खड़े हैं। यह वो दौर था जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। बची कुची जो कसर थी वो 1972 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद, बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा जी ने भुट्टो के साथ हुए शिमला समझौते में पूरी कर दी और उसके बाद तो कश्मीर का मुद्दा कभी यूएन में पाकिस्तान ढंग से उठा ही नहीं पाया। इस लाइन का नाम बदल के लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, जो आज भी है। लेकिन वाजपेयी साहब एक कदम आगे निकले। अटल बिहारी वाजपेयी एक कदम आगे निकले। मुशर्रफ से समझौते की कोशिश याद है आपको? आगरा सीमेंट जानते हैं उसके पीछे क्या था? इस इलाके पर अपना दावा छोड़कर वाजपेयी जी लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बाउंड्री, परमानेंट सीमा में बदलने वाले थे। तो दावा छोड़ने का इकलौता इंसिडेंस जो है, इकलौती घटना जो है, वो बीजेपी या एनडीए की पिछली सरकार की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। और आप जानते हैं कि इधर वो समझौतों की बात कर रहे थे, परमानेंट सीजफायर की बात कर रहे थे, और उधर पाकिस्तान ने कारगिल की तरफ से हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसको बचाने में हमारे कितने ही जवान शहीद हुए थे। मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भाग के कई बार पाकिस्तान गए, शाल वाल मिठाई विठाई आप जानते हैं, लेकिन बात बनी नहीं तो अब पीओके का शोर शुरू हो गया। चलिए लौटते हैं पुराने सवाल पर कि आखिर बातें करने से तो पीओके भारत को मिलेगा नहीं। 2 ही तरीके हैं, या तो ये कि युद्ध लड़िए और जीत कर मिला लीजिए, तो ये राजा महाराजा का जमाना नहीं है। पाकिस्तान ने टेक्निकली उस इलाके को अपने में नहीं मिलाया है, अलग मुल्क की तरह रखा है। अलग प्रधानमंत्री हैं, अलग राष्ट्रपति हैं। बस कराची समझौते में उसकी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, सुरक्षा का जो जिम्मा है, वो अपने पास रख लिया है। यानी वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते, पाकिस्तान की आर्मी उनकी सिक्योरिटी करेगी। तो अगर भारत हमला करेगा तो मामला ये बनेगा कि भारत ने एक आजाद मुल्क पर हमला किया है, जिसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान सामने आया है। मामला फिर जाएगा यूएन में। अमेरिका अपने खेल खेलेगा। याद है ना, कनाडा में जब एक सिख की हत्या का आरोप लगा भारत पर, तो कैसे अमेरिका भारत पर चढ़ बैठा था, कनाडा के साथ खड़ा हो गया था। कि भूटान से मालदीव तक हमारे सारे पड़ोसी चीन की गोद में बैठे हैं और कोई हमारे साथ नहीं आएगा, ना तो लड़ाई में साथ आएगा और ना ही यूनाइटेड नेशंस में आएगा। और परमाणु बम का मामला है, परमाणु बम दोनों के पास हैं। भाषण में गरजना अलग मामला है, लेकिन परमाणु बम चला, चाहे भारत चलाए या पाकिस्तान, तो दोनों देश तबाह हो जाएंगे। बम थोड़े पहचानता है देशों की सीमा। अगर वो पाकिस्तान में चलेगा तो उसके असर हिंदुस्तान पर भी आएंगे, और हिंदुस्तान में चलेगा तो उसके असर पाकिस्तान में भी जाएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कर लो भाई युद्ध। कर लिया होता 10 साल में, रोका किसने है?
दरअसल यही वजह है जिसकी वजह से भारत युद्ध न कर रहा है, न मुझे कोई उम्मीद है कि ऐसी मूर्खता दोनों में से कोई भी देश करना चाहेगा। दूसरी बात है लोकल सपोर्ट। अगर पीओके की जनता आपके साथ खड़ी हो जाए, वहां विद्रोह हो जाए, लोग कहें हम आजाद हैं तो हमें भारत के साथ जाना है, तब फंसेगा पाकिस्तान। लेकिन अपने देश के मुसलमानों के साथ जो आप कर रहे हैं उसे देखते हुए वहां का मुसलमान ओखली में सर क्यों देना चाहेगा? तो फिलहाल यह आपके बस का है नहीं। होती कोई और सरकार तो वहां के लोगों को भरोसा दिला सकती कि भैया इधर आ जाओ, चैन से रहोगे। आपकी सरकार ये नहीं कर सकती है, इसीलिए जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स थे वहां पर वो भी अभी खामोश बैठे हैं। बलूचिस्तान हो या गिलगिट, हर जगह गुस्सा है, लेकिन फायदा आप तभी उठा पाते जब आपके यहां दिन रात मुसलमानों को गालियां नहीं पड़ती। अपने 14 करोड़ मुसलमान तो संभल नहीं रहे आपसे, रोज पाकिस्तान का टिकट कटवाते हैं उनका। उधर के 50-60 लाख और आ जाएंगे तो उन्हें कहां भेजोगे भाई? जब भारत में आकर पाकिस्तानी ही कहा जाना है तो पाकिस्तान क्यों छोड़ने लगे वो लोग? तो कुल मिलाकर पीओके का शोर बस शोर है। बिगड़ते चुनाव में थोड़ा जोश भरने की कोशिश, व्हाट्सएप को थोड़ा मसाला देने की कोशिश, ट्विटर पर वायरल क्लिप देने की कोशिश, इससे ज्यादा वहां कुछ नहीं होना। चुनाव बीतेगा तो फिर पीओके भूल जाएंगे। वैसे जो कश्मीर है अपने पास, वहां से तो चुनाव लड़ने की हिम्मत कर नहीं पाए मोदी जी। मोदी जी की पार्टी वहां से चुनाव लड़ ही नहीं रही है, तो पाकिस्तान वाले कश्मीर के लिए कैंडिडेट कहां से ले आएगी? सोचिएगा, इस सवाल पर जवाब सूझे तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए हमसे, वीडियो पसंद आए दूर तक पहुंचाइए। आप हमें ताकत देंगे तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया।